वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेन्ड बॉडी। तो जब सबसे पहले समझ जाओ कि स्ट्रेन्ड बॉडी का क्या मतलब है। स्ट्रेन्ड बॉडी का मतलब है कि जिसमें बॉडी में डिफॉर्मेशन है। क्या है? जिसमें डिफॉर्मेशन है। तो जब बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो उसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है वो हम जानेंगे, ठीक है। और तो इसी चीज को हम दूसरे टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए तो आप देखे होंगे कि जैसे कि बो एंड एरो का जो केस होता है, जहां आप देख रहे हैं कि जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो है, पहले जब एरो जब अनस्ट्रेच्ड स्टेट में होता है बो, तो ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा होता है। फिर आप क्या करते हो, इधर एक फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, और इसको खींच करके यहाँ ले आते हो। तुमने जो ये खींचा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स तुमने अप्लाई किया, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तुम इसमें खींचते हो तो इसके अंदर जो है सो स्ट्रेस डेवलप होता जाता है, ठीक है। और इस स्ट्रेस के अगेंस्ट में तुम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हो और तुम इसको फर्दर स्ट्रेच करते जाते हो। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है दैट तुम क्या कर रहे हो, कुछ एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो। इस पे एक्सटर्नल वर्क किसके अगेंस्ट में हो रहा है? एक्सटर्नल वर्क हो रहा है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, डेवलप्ड इन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसके अगेंस्ट में तुम कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये वर्क जो है वो इस स्ट्रिंग में किस फॉर्म में सेव हो रहा है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता जा रहा है, ठीक है। द मोमेंट यू रिलीज द स्ट्रिंग, जैसे ही तुम स्ट्रिंग को रिलीज करोगे तो इसका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा और यहां से तीर इजेक्ट हो जाएगा। सिमिलर इज द केस ऑफ ए कैटापल्ट, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि ये देखो दो स्ट्रिंग है, यहाँ एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो तुम क्या करोगे? जब तुमने देखा होगा कि जब तुम धीरे धीरे उसको खींचते हो तो तुमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, मतलब यू आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फोर्स। क्यों तुम्हें ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ रहा है फोर्स को? क्योंकि जैसे ही तुम फोर्स बढ़ाते हो तो उस स्ट्रिंग में क्या होता है, चूंकि वो इलास्टिक है तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो उस स्ट्रिंग को नेचुरल अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इस स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जा रहा होगा जो इसको क्या करेगा, अपने नेचुरल अवस्था में रिगेन कराने की कोशिश करेगा। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में तुम एक्सटर्नल वर्क डन करते हो। और कहीं ना कहीं अगर तुमने वर्क डन किया तो इट मस्ट बी गोइंग टू ट्रांसफर एट सम काइंड ऑफ एनर्जी इन दिस स्ट्रिंग, एंड सो दैट एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड by the external work that you do is called the elastic potential energy, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्म्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग जब नेचुरल कंडीशंस में है तब भी उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, बट दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए, ये तो ओवरव्यू था, हम समझते हैं ज्यादा से डिटेल्स में, ठीक है। तो इस डिटेल में जाने से पहले आप समझ जाएं कि हमारे वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओवरव्यू तो आपने देख लिया, ठीक है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे क्या चीज कि इसको इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मॉलिक्यूलर स्केल पे कि कैसे वो पिक्चर में आता है। और दूसरा चीज हम ये जानेंगे वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इंक्रीज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग एक एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे कि जब किसी भी वायर को हम एक पर्टिकुलर लेंथ स्ट्रेच करते हैं तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से उस वायर में का पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ जाता है, इसको हम लोग क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप कि आप बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझो कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्वीज करते हो, मतलब इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि व्हेन यू कंप्रेस समथिंग, क्या कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, मतलब स्क्वीज कर रहे हो मतलब कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो व्हेनेवर यू स्क्वीज ट्विस्ट एन ऑब्जेक्ट, या तो कंप्रेस कर रहे हो या ट्विस्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस either increases or decreases from the equilibrium distance। तो एक बात पहले समझ जाओ कि ये पेन है, ठीक है, ये अभी नेचुरल स्टेट पे है,
मैं कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोई डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके एटम्स के बीच में एक पर्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा, ठीक है। जब मैं इसको स्क्वीज करूंगा तो इसके बीच जो मॉलिक्यूल्स है वो नजदीक आएंगे, या फिर जब मैं इसको क्या करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप जो है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डिफॉर्मेशन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अब इस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बढ़ने या घटने की घटना से क्या फर्क पड़ रहा होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं यूआर ग्राफ से। व्हाट इज यूआर ग्राफ? दिस यू इज बेसिकली क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। यू क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो और ये है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मतलब ये जो ग्राफ है वो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन का प्लॉट है। ये क्या है? ये एक्सिस क्या बता रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और ये क्या, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक। और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट है। तो जब दो एटम एक दूसरे के फार अपार्ट होते हैं, उनके बीच अट्रैक्टिव कोई भी फोर्सेस नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, एंड दैट्स व्हाई जो वो केस होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे जो है सो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है सो प्रिवेल करता है, जो एटम को क्लोजर लाता है। उस केसेस में जो है सो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो प्लॉट होता है वर्सेस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस इज जस्ट लाइक अ वेल। और यहाँ पे देखो तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यू मीन को शो करता है। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो फ्रॉम द यूआर ग्राफ क्या है? ये है दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट है वर्सेस द इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। फ्रॉम द यूआर ग्राफ बिटवीन द टू एटम्स we can understand that the electrostatic potential energy between two atoms are minimum at r naught। देखो इस r naught डिस्टेंस पे जब दो एटम के बीच का सेपरेशन क्या है? r naught है, ठीक है। तो उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल के बीच का, वो मिनिमम है, ठीक है। तो ये जो स्टेट है दो एटम के बीच का, यह स्टेट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम अवस्था में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ आर, लेकिन अगर तुम कंप्रेस कर रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो, तो या तो आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो या आर की वैल्यू घटा रहे हो। उस केस में क्या हो रहा है? देखो ये जो R2 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिक्रीज इन द, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज इन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को डिक्रीज को बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस ओरिजिन से ये वैल्यू कितनी घट गई, पहले आर नॉट थी, अब ये घटी। डिक्रीज कब होगा? डिक्रीज होगा जब कंप्रेशन होगा। तो देखो जैसे ही डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? ये आ रही है। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये लेसर नेगेटिव था, अब ये जो सबसे ज्यादा लो था, इससे नीचे जो है ये क्या है? कम नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। और अगर मान लो कि तुम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ा देते हो, मतलब कि तुम उसको स्ट्रेच करते हो, उस केसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मान लो ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो, दिस R1 पॉइंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो तो ये जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? ये हो गया। इस केस में भी हम देख रहे हैं क्या चीज कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? लेसर नेगेटिव है, मतलब मिनिमम वैल्यू से कम नेगेटिव है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी कंप्रेस भी हो रही है या बॉडी स्ट्रेच हो रही है, दोनों केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो इसमें कहा क्या चीज कि फॉर एनी वैल्यूज ऑफ आर, फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ आर, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए
डिजायर्ड है उससे अगर आपका जो डिस्टेंस बढ़ता या घटता है, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, यू का वैल्यू हमारा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यू की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप समझ लें कि इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट द डिफॉर्म्ड बॉडी, किसी भी डिफॉर्म्ड बॉडी में द पोटेंशियल एनर्जी यू बिटवीन एनी टू नियरेस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू। तो समझ में आ गई, किसी भी डिफॉर्म्ड बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा मिनिमम वैल्यू से। मिनिमम वैल्यू मतलब जो नेचुरल स्टेट में जो बॉडी है उससे क्या होगा, तो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये बात तो आ गई। मतलब डिफॉर्म्ड स्टेट में जब बॉडी है तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इन द टू एनर्जी, ये जो डिफॉर्मेशन के बाद जो ये डिफरेंस हुआ इज द इंक्रीज इन द एनर्जी बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफॉर्म बॉडी। तो जो डिफॉर्मेशन की वजह से जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी इंक्रीज हुआ, ये एक्चुअली में क्या है, इट इज द इंक्रीज इन द एनर्जी बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिफॉर्म बॉडी। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो एक्सेस एनर्जी है, इंटरेक्शन का जो ये एक्सेस एनर्जी है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन का, ये जो एक्सेस एनर्जी है, ठीक है, कब, जब बॉडी डिफॉर्म्ड हो गई होगी उस केसेस को हम लोग इलास्टिक एनर्जी या क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इलास्टिक एनर्जी इज द ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, क्या है, इलास्टिक एनर्जी इज द ग्रॉस मैनिफेस्टेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द एटम। जो इलास्टिक एनर्जी की आप बात कर रहे थे, ये एक्चुअली में क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, यही ग्रॉस लेवल पे यही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसी डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट का जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़ गया, ये ठीक है, ये जो एनर्जी बढ़ा इसी को हम लोग जो है सो क्या करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक मतलब लेवल पे जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी को इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि यहां से इसको इलास्टिक एनर्जी इज द ग्रॉस मैनिफेस्टेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द एटम्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका एटॉमिक लेवल पे चर्चा। बाकी वर्क लेवल पे हमने कह दिया कि जब भी कोई बॉडी अपने नेचुरल शेप में होता है, तो अभी जैसे ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है और ये रॉड क्या है, अभी अनस्ट्रेच्ड है, मतलब नेचुरल स्टेट में क्या है, ये नेचुरल शेप में है। ठीक है, तो ये रॉड अगर नेचुरल शेप में है तो क्या हो रहा है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है corresponding to the molecular force ये मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स होगा, अभी भी होगा, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो वी में टेक द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट एज जीरो। मैं मानता हूं कि मैं यहीं से स्टार्ट करूं, दिस इज माय रेफरेंस लेवल एंड दैट्स व्हाई इस स्टेट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है मैं इसको क्या मान रहा हूं, जीरो मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं, मैं रेफरेंस मान रहा हूं। मैं इसी के रिस्पेक्ट में अब डिफॉर्मेशन स्टेट में क्या पोटेंशियल एनर्जी मैं इसके रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में सोचूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी मे टेक द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट्स टू बी जीरो। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब हम इसमें डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, जब हम इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैंने क्या किया, इस पे एक लोड अप्लाई किया, इस लोड की वजह से बॉडी स्ट्रेच हुई। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जब बॉडी स्ट्रेच हुआ, जब बॉडी डिफॉर्म होता है तो इंटरनल फोर्स अपीयर्स, क्योंकि जैसे ही तुम इसमें फोर्स अप्लाई करोगे तो इसके क्रॉस सेक्शंस में इलास्टिसिटी की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा, एफआर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये एक्चुअली क्या करेगा, इस बॉडी को नेचुरल स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो नेचुरल स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगा तो तुमको तो इसको स्ट्रेच करना है, तो तुम क्या करोगे, फोर्स को ग्रेजुअली बढ़ाते जाओगे और उसके तुम्हारे लोड को जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा जो है रिस्टोरिंग फोर्स भी ग्रेजुअली क्या होगा, एडजस्ट होता जाएगा जो है सो। ठीक है, तो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि यू आर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और ये जो तुम काम कर रहे हो, ये एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू रिस्टोर एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। बॉडी पोटेंशियल, क्योंकि ये अभी मैनिफेस्ट नहीं होगी, इसमें एक पोटेंशियल है, एनर्जी का पोटेंशियल है जो मैनिफेस्ट होगा जब आप लोड हटाओगे। तो वो क्या होगा, वो बॉडी जो है जब लोड हटाओगे तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है सो डिसिपेट होगा। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में डिसिपेट होगा। जैसे कि तो तुम तीर चलाते हो तो क्या हो रहा है, तो जब तुमने तीर को खींचा तो तुमने क्या किया, उस स्ट्रिंग में
पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर किया आप एक्सटर्नल वर्क करके, ठीक है, और जब तुमने उसको छोड़ा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज मैनिफेस्टेड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो, क्योंकि वो एरो तेजी से निकला। तो ये मैं कह रहा हूं क्या चीज कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आप काम करते हो, एक्सटर्नल वर्क करते हो अगेंस्ट द इंटरनल फोर्सेस दैट अपीयर इनसाइड अ डिफॉर्म्ड बॉडी, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। So friends, now we are going to derive the expression for increase in the elastic potential energy when a wire is stretched from its natural length। अगर आप इसको वायर मान लो और अभी ये नेचुरल स्टेट में है, अनस्ट्रेच्ड है, अब अगर मैं इसको एल लेंथ स्ट्रेच करूंगा तो मेरे स्ट्रेच करने की वजह से इस वायर में, ठीक है, क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज जो मैं अब बता दूं आपको कि अगर ये वायर कंप्लीटली क्या है, इलास्टिक है, तो मैं जो वर्क डन कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं विद इन द इलास्टिक लिमिट काम कर रहा हूं, समझो इस चीज को, अगर मैं इस रॉड का जो इलास्टिक लिमिट है इसके विद इन मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, तो जो मैं काम कर रहा हूं वो उसमें कंप्लीटली आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर इस मेरे स्ट्रेच करने के दौरान मैं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता हूं, मतलब कहने का ये है कि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो हमारा जो वर्क डन है, ठीक है, वो कंप्लीटली इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि एक्सटर्नल वर्क डन कैन ओनली वी कैन कंप्लीटली गेट ट्रांसफर टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी ओनली इफ द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इज लेस देन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर आपने इलास्टिक लिमिट के भीतर आपने अगर उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया है एक्सटर्नल वर्क डन करके, लोड अप्लाई करके, तभी वो आपका जो वर्क डन है वो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। नहीं तो अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है प्लास्टिकली, देन इट विल नॉट कंप्लीटली, द एक्सटर्नल वर्क डन विल नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट डिफॉर्म्ड बॉडी। तो अभी तो फिलहाल मेरा काम क्या है कि वी आर गोइंग टू डिराइव द पोटेंशियल एनर्जी when a wire is stretched from its natural length, ठीक है। मतलब केस कैसा है कि ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर को अगर देखो तो इसका नेचुरल लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है, ठीक है, ये क्या है, ये एल लेंथ का वायर है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये मान लो ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ऑलरेडी ए है, ये एंड क्या किया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है, किसके साथ, ये सीलिंग के साथ फिक्स्ड है ये एंड जो है सो, और इज स्ट्रेच्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट द अदर एंड। और इसको क्या किया जा रहा है, तो इस एंड पे फोर्स एफ अप्लाई करके इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब अगर मैं इसको एल लेंथ स्ट्रेच कर दे रहा हूं तो हमारे स्ट्रेच करने की वजह से इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना सेव हुआ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ। तो मैं इस पूरे डेरिवेशंस में ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये जो डिफॉर्मेशन की घटना होने वाली है ये विद इन द इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, वी आर नॉट क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो तुम यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, इस फोर्स के लिए मैं एक स्पेशल सिचुएशन एज्यूम कर रहा हूँ कि द फोर्स इज सो एडजस्टेड दैट द वायर इज ओनली स्लोली स्ट्रेच्ड। ये जो फोर्स है देखो होगा क्या चीज, फोर्स को क्यों एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, अगर तुम्हें एक फिक्स लेंथ स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, धीरे धीरे लोड को बढ़ाओ। तो क्या होगा, जैसे ही लोड थोड़ा बढ़ेगा तो इस मटेरियल में अकॉर्डिंगली इलास्टिक क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। फिर अगर तुमको और स्ट्रेच करना है तो थोड़ा सा लोड और बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंगली फिर इसमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम लोड को वैरी कर रहे हो ताकि एक पर्टिकुलर लेंथ तक इस रॉड को स्ट्रेच कर पाओ, ये तुम ग्रेजुअली कर रहे हो, ये हमारा एज्यूम्शंस है। तो ये जो एज्यूम्शन है ये आपको एडवांटेज क्या दे रहा है, ये आपको ये एडवांटेज दे रहा है, दिस इंश्योर्स दैट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एक्सटेंशन, ये यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी समय एक्सटेंशन के दौरान जो एक्सटर्नल फोर्स है दिस इज इक्वल टू द टेंशन इन द वायर, ठीक है। टेंशन मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है उसके बराबर है एक्सटर्नल फोर्स। तो इसीलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि हम इसको क्या कर रहे हैं, स्लोली स्ट्रेच कर रहे हैं। आई होप कि समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं इसको स्लोली स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं लोड को क्या कर रहा हूं, स्लोली वेरी कर रहा हूं, ठीक है। इसके पीछे यही कारण है कि अगर मैं स्लोली वेरी कर रहा हूं मतलब किसी भी इंस्टेंट पे एक्सटेंशन के दौरान जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ऊपर की ओर,
ठीक है। दिस रिस्टोरिंग फोर्स या मान लो टेंशन फोर्स, दिस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स जो तुम F अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस सिचुएशंस को फुलफिल करने के लिए ही मैं ये जूम कर रहा हूं। तो अब चले हम लोग, तो इसके केस के लिए क्या है कि मैं ये ऐसा, मेरा एज्यूम्पशन ये है कि देखो अभी इस केसेस को मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन द एक्सटेंशन इज एक्स, मतलब देखो ये था नेचुरल स्टेट, ये जो फिगर है वो क्या बता रहा था, नेचुरल स्टेट में था, ठीक है। रॉड वायर क्या है, नेचुरल स्टेट में है, और इसका जो लेंथ है नेचुरल स्टेट में वो कितना है, तो मैंने पहले ही कहा है कि इसका लेंथ क्या है, ये L लेंथ का वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। अब देखो कि ये हो गया नेचुरल लेंथ, मतलब ये हो गया नेचुरल लेंथ। अब देखो तो क्या चीज कि व्हेन द एक्सटेंशन इज एक्स, मतलब ये जो लोड लग रहा था, ये जो फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से अगर मान लो कि एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हो गया है, तो ये जो एक्सटेंशन है, सपोज करो ये एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इस लोड लगने की वजह से मान लो कि ये एक्स एक्सटेंशन इसमें क्या आ गया, एक्स एक्सटेंशन कितना आ गया, एक्स आ गया। तो अगर इस समय देखो तो इसमें जो स्ट्रेस होगा क्या होगा, कि वायर जो है व्हेन द एक्सटेंशन इज एक्स, तो वायर इज अंडर ए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, क्योंकि एक्सटेंशन अगर एक्स है तो इसके क्रॉस सेक्शन में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, मान लो ये टेंशन टी है, तो तुम टेंशन टी को तो एफ के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि तुमने पहले ही माना है कि तुम जो लोड है उसको स्लोली एडजस्ट कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई दिस इज गिविंग दिस कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब अल्टीमेटली दिस इज एफ बाई एरिया ए। और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, तो डिफॉर्मेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, एक्स, और लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ है एल, तो एक्स बाई एल। तो अगर मान लो कि इस जो रॉड है इसका यदि यंग्स मॉडुलस जो है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इसका जो यंग्स मॉडुलस है अगर मान लो y है, तो मैं लिख सकता हूं दिस y इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू यहाँ से x बाई एल, और तुम लिख सकते हो इसको f इंटू एल बाई ए इंटू एक्स। तो इससे तुम डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हो, क्या चीज, या रिस्टोरिंग फोर्स निकाल सकते हो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो a, दिस इज इक्वल टू y इंटू ए बाई f y into a by l into x. So this is the restoring force that is developed in the wire when the extension is x. क्या आया, f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास f की वैल्यू आ गई y into a by l into यहाँ पे x। तो ये क्या है, this is the restoring force developed in the wire, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द वायर व्हेन, कब, व्हेन द एक्सटेंशन इन द वायर इज एक्स, एक्सटेंशन, ठीक है, इन वायर क्या है, एक्स एक्सटेंशन है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हुआ। तो मान लो कि अब तुम क्या करते हो, ये तो एक्स एक्सटेंशन पे, इस एक्सटेंशन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है, एफ की वैल्यू जो ऊपर की ओर है वो तुमने यहां निकाल लिया, ये हुआ एक्स एक्सटेंशन पे, ठीक है, ये हुआ। अब अगर फर्दर डीएक्स लेंथ इसको स्ट्रेच कर देते हो, क्या किया तुमने, ये तो था एक्स एक्सटेंशन का, ये था, ये क्या था, जब एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया है वायर में तब का केस था, और ये नेचुरल लेंथ का केस है जब वायर नेचुरल स्टेट में है। अब फर्दर अगर मान लो कि तुम डीएक्स एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, मतलब ये जो लेंथ है ये क्या हो गया, डीएक्स, फर्दर डीएक्स एक्सटेंशन करते हो, मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ए फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डीएक्स क्या होगा, दिस इज द डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, सेम यही एफ ही अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा एफ इंटू, और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डीएक्स भी बढ़ रहा है, तो एफ इंटू डीएक्स। तो फाइनली देखो तो तुम टोटल एफ इंटू डीएक्स, मतलब एफ हो गया कितना, वाई इंटू ए बाई एल इंटू एक्स इंटू यहाँ पे डीएक्स, एंड दिस इज द वर्क डन इन फर्दर डिफॉर्मिंग द वायर बाय ए लेंथ dx, तो ये वर्क डन हुआ। तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल डिफॉर्मेशन जो है वायर में, टोटल डिफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि टोटल एक्सटेंशन, क्या हो गया, टोटल एक्सटेंशन जो है वायर का, सपोज करो कि ये क्या है, स्मॉल एल है, तो मैं वर्क डन कितना निकालूंगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन प्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन ऑफ लेंथ एल इन द वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, और इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू मतलब y इंटू ए बाई एल, यहाँ से x इंटू डी एक्स, और इसको मैं देखो ये क्या है, dx है,
मतलब कि तुम इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ से कहाँ है, तुम्हारा एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 0 है, इस स्टेट में क्या है एक्सटेंशन 0 है, और जब मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या है तो x इक्वल टू l है, तो तुम क्या करोगे यहाँ से 0 टू l इंटीग्रेट करोगे, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2 y इंटू ए बाई एल, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा एल स्क्वायर, क्या आ गया ये एल स्क्वायर आ गया, ठीक है, y इंटू ए बाई एल स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट डालोगे तो ये क्या आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा। सो फाइनली यू हैव डिराइव द वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन ऑफ लेंथ एल इन द वायर। इसको लिख सकते हो तुम क्या चीज, 1/2 y इंटू ए बाई एल इंटू एल, ठीक है, और इंटू एल। तो इसको तुम देखो तो ये जो एक्सटेंशन का फॉर्मूला निकाला, ये जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला था, तो ये कब था, जब x था एक्सटेंशन, तो जब l एक्सटेंशन होगा तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। एफ मैक्स कब होगा, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स कब होगा, या मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स कब होगा, तो जब एक्सटेंशन की वैल्यू y इंटू एल बाई स्मॉल एल हो जाएगा, क्योंकि x जो है जो डिफॉर्मेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू l ही है, तो डालोगे तो क्या होगा मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स, मैक्सिमम रिस्टोरिंग, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, और इंटू लेंथ या इंटू एक्सटेंशन ऑफ द वायर, इंटू एक्सटेंशन ऑफ वायर। एक फॉर्मूला आ गया कि W इज इक्वल टू व्हाट, ये फॉर्मूला जो है वर्क डन का आ गया। दूसरा देखो तो तुमने क्या निकाला कि जो W है वर्क डन बराबर कैसे 1/2, ठीक है, और y इंटू ए बाई एल इंटू स्मॉल एल पे स्क्वायर निकाला, ये फॉर्मूला तुमने निकाला। तुम इसको लिख सकते हो क्या चीज कि 1/2, ठीक है, और देखो यहाँ से तो y इंटू स्मॉल एल बाई एल लिख सकते हो, तो ये मैंने ले लिया, y स्मॉल एल बाई एल लिखा, और यहाँ पे a है और यहाँ पे l करके, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ a, यहाँ पे मैंने क्या किया तो a इंटू कैपिटल एल, ठीक है, a इंटू कैपिटल एल इंटू एल बाई कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या है, एल कैपिटल एल है नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक है, और एल क्या है तो मैक्सिमम इलोंगेशन है, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ वायर और रॉड, ठीक है, ऑफ वायर कर लो या रॉड कर लो, दो भी कर लो। तो जहां से देखो तो ये क्या हो गया, एल बाई एल क्या है, ये है एल बाई एल हमारा क्या हो जाता है, एल बाई कैपिटल एल क्या है, तो ये है स्ट्रेन, ठीक है, टोटल स्ट्रेन क्या हुआ, टोटल डिफॉर्मेशन क्या हुआ, और तुमको पता है कि y बराबर क्या होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू यहाँ से स्ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, तो y इंटू स्ट्रेन कर सकते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ से देखो y इंटू यहाँ पे क्या स्ट्रेन ही है, l बाई एल स्ट्रेन ही है, तो क्या लिखो 1/2, ये हो गया स्ट्रेस, ठीक है, और देखो l बाई एल क्या है स्ट्रेन है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन, और a इंटू एल क्या ये रॉड है, ठीक है, और अगर रॉड a इंटू कैपिटल, रॉड का अगर ओरिजिनल लेंथ l है और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका a है तो a इंटू एल क्या होता है, a इंटू एल क्या हो जाएगा वॉल्यूम होगा, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम। सो तुम यहाँ लिख सकते हो इंटू वॉल्यूम ऑफ द रॉड, क्या लिख सकते हो वॉल्यूम, लिख सकते हो रॉड का वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली तुमने क्या देखा भाई कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस, ठीक है, इंटू स्ट्रेन, ठीक है, और इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तुम इसको स्ट्रेन के टर्म में भी चेंज कर सकते हो इस इक्वेशंस को डाल करके। तो फाइनली जो तुमने निकाला टोटल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, तो ये इक्वेशंस डिराइव हुआ। तो तुम एक चीज देख लो क्या चीज कि यही वर्क डन जो है, ये वर्क डन किस चीज का है, यही वर्क डन जो है अगर तुम पर यूनिट वॉल्यूम निकालो मतलब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये वर्क डन क्या हो रहा है, यही वर्क डन जो है वो क्या हो रहा है वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर हो रही है, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रही है, फॉर्म में रिस्टोर हो रही है, किसमें तो वायर में क्या हो रही है सेव हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वायर में ये ट्रांसफर हो रही है। यही वर्क डन जो है ये एक्चुअली में क्या है, इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेच्ड वायर। सो अब मैं लिख सकता हूं कि दिस इज बेसिकली द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अगर ये करें ई वाई अगर वॉल्यूम कर दे, ई वाई वॉल्यूम क्या हो गया तो एनर्जी डेंसिटी हो गया, एनर्जी
डेंसिटी हो गया, ठीक है। ई बाई वॉल्यूम क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू स्ट्रेस और इंटू स्ट्रेन हो गया। तो इस एनर्जी डेंसिटी के इस एक्सप्रेशन से एक चीज और समझ में आ जाती होगी कि विद इन द इलास्टिक लिमिट हमें पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्लॉट जो होता है, अगर तुमने यहाँ पे स्ट्रेस रखा और यहाँ पे स्ट्रेन रखा, ठीक है, और अगर तुमने प्लॉट किया तो विद इन द इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, तो तुम अगर इसके द्वारा ऑक्युपाइडेड जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है अगर ये निकालो तो व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया इज बेसिकली ए ट्राइंगल, सो दैट्स व्हाई 1/2 जो यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू होगी, सो इंटू स्ट्रेस इंटू यहाँ पे स्ट्रेन आ गया। मतलब कहीं ना कहीं जो एरिया ऑक्युपाइडेड बाय द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रॉड। मतलब क्या चीज कि एरिया ऑक्युपाइडेड बाय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, within the elastic limit is called the energy density of that particular rod या वायर जो है। सो तो हमने क्या किया, हमने निकाल लिया सबसे पहला चीज, क्या चीज कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर क्या निकाला, 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, या 1/2 F इंटू एल निकाला, जिसको मैंने कहा कि 1/2 ये हो गया मैक्सिमम, क्या चीज, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, और इनटू क्या चीज, तो एक्सटेंशन, जो मैक्सिमम एक्सटेंशन था वायर में। सो फिर ये भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब अगर तुम इसको देखोगे स्ट्रेन के फॉर्म में करना है तो तुम्हें पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो इसी तुम स्ट्रेन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज हमने डिराइव कर लिए, ठीक है, फाइनली। तो